जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु शिष्य एकेडमी में। साथियों, हम यूपीएससी यूपीएससी सीएसई 2021 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर चुके थे। आज हम उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप लोगों के मन में कुछ सुझाव हों हमारी वीडियोस के तहत, और या फिर आपको कुछ और अपनी तरफ से ऐड करवाना है कि हमें ये करना चाहिए और कौन सी करंट अफेयर्स या फिर और दूसरी चीज़ें लानी चाहिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियोस आपको आगे अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो कीमती समय है वो ना लेते हुए देखें, 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार सिद्धांत साधन उपलब्ध कराती। देखो, R2 व्यवहार संहिता, सिद्धांत बोलते थे, संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। पहली बात तो देखो, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, और इस तरीके के क्वेश्चन ना जहाँ पर R2 लिखा हो, फिर इसका जो है प्रैक्टिसेस भी दे रखे हैं और भी जो चीज़ें, तो मेरा मानना है जहाँ तक इन क्वेश्चंस को हम क्यों ना पहले ही भले हिंदी में पढ़ लीजिए कि भाई आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ज़्यादातर कोशिश करा करें कि इस टाइप के क्वेश्चन हो जहाँ अगर फंसें, क्योंकि पहली बात तो ये क्वेश्चन होते हैं एटिमोलॉजी से क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब शब्द तोड़ो आंसर निकालो। लेकिन इसमें देखो आप, R2 व्यवहार संहिता, ऐसे हमें इसके अंदर हिंदी में नहीं पता चलेगा। चलो इसने इंग्लिश भी दे दिया भाई, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, लेकिन हमें पहले में कोई पता नहीं चला है तो दूसरे में कैसे पता चलेगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक बार पढ़ लें, देखें क्या है। इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ठीक है, एक हुई है। फिर दूसरा देखो, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिक प्रबंधन। तीसरा देखें, निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। चौथा है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। अब खुद सोचो, यहां पर इस शब्द पे गौर करना, R2 व्यवहार पर। व्यवहार मीन्स ऐसी तो कुछ तो हमारा व्यवहार या फिर कुछ तो ऐसी प्रैक्टिस हो रही होगी, है ना। तो व्यवहार शब्द खोजो कि इनमें कहाँ है। देखो यहाँ पर तो पहले में व्यवहार है, फिर सीधा सी में व्यवहार है। व्यवहार मतलब प्रैक्टिस ही भाई, कुछ ना कुछ तो हम लोग हमारी तरफ से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो हम ए और सी, हमारे पास अब दो ऑप्शन आए हैं जी, है ना। देखो मैं तुक्का मारने वाला जो भी ऑप्शंस वगैरह हैं कि हमें इसको देख करके ये मारना है, चाहे वो हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कॉमन सेंस, है ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से हम हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप तुक्का देखने के आए हैं कि कैसे प्रीलिम्स में पास किया जाए, कैसे तुक्का किया जाए, तो उतने साल से जो लोग पढ़ रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उनकी जो उतनी मेहनत है ना, आपकी तुक्केबाजी उनकी मेहनत को तो पीछे नहीं छोड़ सकती, है ना। तो आप तुक्केबाजी के पीछे ना भागें, कॉमन सेंस डेवलप करें, और कॉमन सेंस ही आपको पूरे थ्रू आउट यूपीएससी जर्नी में आगे बढ़ाएगा, है ना। कॉमन सेंस ही आपको मेंस में हेल्प करेगा। मेंस में आप क्या तुक्का लगाएंगे बताएं, है ना। तो हमें कॉमन सेंस डेवलप करना है, और वो भी पीवाईक्यूज के थ्रू कि यूपीएससी का पीवाईक्यू आगे क्या कहता है और हमें उससे क्या आगे के लिए जो है प्रिडिक्शन करनी है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो व्यवहार लिखा है, तो मैं व्यवहार पर चला जाऊँगा भाई। तो मैं ए और सी में यहाँ तक तो पहुँचा हूँ, मेन सब में आ चुका हूँ 50-50 पर, और इसके आगे मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। हाथ पैर फूल रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत हाथ पैर भी मारूंगा कि भाई थोड़ा बच जाऊं, क्या पता कैसे कुछ ना कुछ तो हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा भाई। डी और बी जो है मैं तो इसे काट ही दूंगा बिल्कुल ही, ठीक है, काट ही दूंगा, काट ही दूंगा। चलो मैंने ही काट दिया। अब मेरे पास ऑप्शन देखो क्या है, ए एंड सी। अब मुझे ये जानने के लिए कि भाई क्या मैं इनमें से कुछ, जो ए का जो पूरा लाइन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, हम व्यवहार तक क्लिक कर चुके हैं कि हाँ भाई ऊपर व्यवहार है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ ना उस तरीके की प्रैक्टिस या व्यवहार हो रहा होगा। बट यहाँ दो जगह व्यवहार है ना। तो अब हम देखते हैं इसका, क्या पता इंग्लिश में कुछ क्लू मिल जाए, है ना। तो हमें देखो हिंदी इंग्लिश दोनों का थोड़ा तो हेल्प लेना ही पड़ेगा ना। इंग्लिश वाले भी कुछ जगह हिंदी का हेल्प लेंगे, हमें भी इंग्लिश का हेल्प लेना है।
तो हम जैसे ही 16वें प्रश्न पर जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर, एक सेकेंड, आप देखेंगे R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट्स अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ, हमें किस चीज़ को जो है अडॉप्ट करना है कि एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। देखो वहाँ पर R2 था ना, हमने तो रेस्पॉन्सिबल मतलब व्यवहार जो था वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल तो खोज लिया था, है ना। अब हमारे पास क्या नहीं था, एक आर, देखो रिसाइकलिंग यहाँ से हमको मिल सकता है, ठीक है। और तीसरा C ऑप्शन देखें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड डिग्रेडेड लैंड्स। क्या इसके अंदर कोई चांस लग रहा है क्या? देखो मैं 50-50 चांस की बात कर रहा हूँ, ना तुक्के की बात कर रहा हूँ, ना छोड़ने की बात कर रहा हूँ, ना कुछ करने की बात नहीं कर रहा, चांस लेने की बात कर रहा हूँ। और तुक्का जो है हमें साइंटिफिक तरीके से लगाने के, भाई कैसे, अब खुद सोचो ना, कहीं पर R2 प्रैक्टिस दे रखी है तो क्या उसकी डेफिनेशन में ये जो R से जो बना होगा उसकी जो वर्ड्स होंगे वो नहीं दिए होंगे क्या? खुद सोचो, थोड़ा सा सोचो। अगर मुझे कोई डेफिनेशन देनी है, मान लो मैं किसी भी चीज़ की डेफिनेशन दूंगा, अगर मैंने उसका शॉर्टकट बनाया है तो क्या मैं उसका डेफिनेशन में जो वो 2 वर्ड्स होंगे वो नहीं डालूंगा क्या? सिंपल सी बात है। और उन 2 वर्ड्स में से हमने एक जो है वर्ड पकड़ लिया है, कौन सा? देखो आप, रेस्पॉन्सिबल या फिर व्यवहार तो हम पकड़ चुके थे ना। हमें अब यहाँ से क्या मिला? एक तो रिसाइकलिंग मिला, ठीक है। तो हम रिसाइकलिंग ए की तरफ भागने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे हम? खुद सोचो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ ये तुक्केबाजी नहीं है, ठीक है। देखो रेस्पॉन्सिबल भी है, रिसाइकलिंग भी है। जब भी हम, खुद सोचो, कोई भी डेफिनेशन आप मन से बनाना, कुछ भी डेफिनेशन आप मन से बनाना, क्या उन डेफिनेशंस में आप अगर किसी का शॉर्ट फॉर्म डालते हो तो उसे आप पूरा लिखने में उस वो जो 2 आर होंगे उसकी डेफिनेशन में या फिर वो वर्ड्स नहीं लिखोगे क्या? खुद की बुद्धि चलाना है एक बार थोड़ी सी, ठीक है। इस वजह से मैं इसके आंसर पे पहुंचूंगा, इसके आंसर तक, और आंसर ऑप्शन मारेंगे हम ए। यहाँ पर देखो हमें कहाँ गया, प्रैक्टिसेस तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पर देखो रेस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग 2-2 है, ठीक है। इस वजह से हम आंसर पे जाएंगे ए। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें, क्वेश्चन को अंडरलाइन करें, जैसे या फिर जैसे मैं जैसे डब्बा बना रहा हूँ, गोला बना रहा हूँ, कि ऊपर से आपका इसका इंटरप्रिटेशन पता चले कि भाई ताम्र प्रगलन संयंत्र है जहाँ पर तांबे पिघलाए वगैरह जो भी जो संयंत्र होंगे वहाँ पे जाते होंगे, है ना। तो उससे क्या चिंता हो रही है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से पूछा क्या चिंता हो सकती है ना। अब देखो भाई, कॉमन सेंस है ना, वापस से कॉमन सेंस है, इंग्लिश हिंदी वालों के पास बहुत कम मिल रहा है हमारे आजकल। देखो, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। देखो बहुत लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि जो है ताम्र प्रगलन संयंत्र हो या फिर साइंस हो, वहाँ से या फिर कहीं से भी कुछ भी चीज़ निकलेगी, मतलब निकलेगी जरूर, हाँ मैं मानता हूँ वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जरूर सकती है, निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन क्या घातक रूप में? घातक का मतलब क्या होता है कि आपको बिल्कुल ख़त्म करने लायक, मतलब बहुत नुकसानदेह भाई, घातक बोल रहा है वो। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त होगी तो क्या वहाँ पर कोई काम, ताम्र प्रगलन संयंत्रों में जो कर्मचारी होंगे जो काम करेंगे, क्या वो काम कर पाएंगे? खुद सोचो, घातक ही है, आपको पता है कि भाई वहाँ डेंजर है, डेंजर होते हुए भी आप वहाँ काम करोगे क्या? नहीं करोगे ना उस्ताद। तो वैसे ही हम उस ऑप्शन को ही गलत मान सकते हैं, और जैसे ही हम गलत ऑप्शन मानेंगे हम हमारे उत्तर तक इजीली तरीके से पहुंच जाएंगे। देखो कुछ भी यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ जो थोड़ा सा हमारा कॉमन सेंस लगाया। और मैं बार बार एक ही चीज़ करूँ, सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से नहीं होंगे, और अधिकतम क्वेश्चन कॉमन सेंस से होंगे, और सारे क्वेश्चन पढ़े हुए जो होंगे वो आपसे नहीं होंगे। मीन्स जो आपने कितना पढ़ोगे यार, आप अगर 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो यूपीएससी 10,001वां प्रश्न पूछेगा आपसे, है ना। तो वो आप अपनी बुद्धि चलाएं, अपने खोपड़े को खोलें, इसे जितना ज़्यादा घिसेंगे, है ना, तभी हमारा हम जो है कॉमन सेंस डेवलप कर पाएंगे, है ना।
तो घातक मात्राओं में अगर निर्मुक्त करता तो भाई वहाँ काम ही क्यों करता, है ना। खुद सोचो। और संयंत्र फैक्ट्रीज वगैरह जो बात कर रहा है तो वहाँ पर तो किसी भी हाल में जो है नहीं होगा, है ना। तो पहले को गलत किया हमने आंसर, दूसरा तीसरा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता किसी और में आ जाए। ताम्रमल या फिर कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। देखो कुछ भारी, कुछ कह रहा है ना कि भाई कुछ भारी धातुओं के निक्षालन या लीचिंग के लिए बन सकता है। हाँ, यहाँ क्या कुछ या फिर यहाँ देखो दो चीज बोल सकता था ना, नहीं करता है या फिर सभी करता है। अगर इनमें से कुछ होता कि भाई नहीं ही करता है बिल्कुल ही, तो फिर उस हिसाब से हम यहाँ सोचते कि चिंता का कारण ही नहीं है फिर वो तो, है ना। लेकिन ये कुछ भारी है तत्वों के लिए बात कर रहा है, तो कुछ भारी तत्वों के लिए तो कर सकता है, इट मीन्स दूसरा तो सही होना चाहिए, है ना। देखो वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। हमने पढ़ा है, हम देखते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी या फिर कोई भी संयंत्र होगा जहाँ पे से निकलने की बात करें, वहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट में तो निकलेगा। देखो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, देखो कुछ अमाउंट में तो निकलेगा। क्या है, देखो फर्स्ट और थर्ड वाला देखें, घातक में अगर यहाँ पे घातक अगर हट नहीं होता, सोचो घातक नहीं होता तो हम इसे भी सही मानते, और वहाँ घातक लिखा है इस वजह से हम उसे क्या करें, गलत मान रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ आए, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाओ जी, भट्टी तेल। भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए, यह तेल परिष्करणियों का एक उत्पाद है। हाँ, भट्टी जो तेल होगा, जब भी हम, आप खुद सोचो ना, जैसे अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, है ना, तो हमने बहुत सारे तरीके से तेल निकालने का, और तिल के तेल निकलेंगे, और अगेन बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होंगी, या फिर हमारे राजस्थान में जो है थोड़ा बहुत गायों को आपस में, गायों को एक जो है एक बीच में ओखली, बहुत बड़ी ओखली या लकड़ी जैसा कुछ रखेंगे, यहाँ पर जो है एक बहुत मोटा सा एक लट्ठी, या फिर आप ऐसे समय घूम लें, और यहाँ पर चारों तरफ जो है एक हमारी गाय होंगी, या फिर जो बैल, जो भी आपको मानना है, सींग बना देते हैं, थोड़ा बहुत लगेगा है, ठीक है। ये आपस में घूमेंगी, तो इसके अंदर जो भी चीज़ डाली है उसका तेल अंदर निकलेगा ना, तो उत्पाद तो देखो, फर्नेस ऑयल और तेल परिष्करणियों में उत्पाद तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। भाई तुम्हारी इतनी मेहनत करने से तेल निकल जाते हैं, हम लोग डायलॉग भी बोलते हैं ना कि यार आज तो इतनी मेहनत कर ली हमने कि हमारा तेल ही निकल गया भाई। तो कोई फैक्ट्री होगी तो वहाँ से भी तो तेल निकलने का चांस है, क्यों हम लोग इस तरीके के मुहावरे यूज़ करते हैं, है ना। तो बुद्धि चलाओ, इसको एक को सही मानो। अब देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, जहाँ पर ऑप्शन कटने वाले होते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको मैं हटा देता हूँ तुरंत ही। अब देखो, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए कर, देखो कुछ उद्योग, उतने सारे भट्टी तेल उद्योग हैं, बहुत सारे भट्टी तेल होंगे बहुत, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने होंगे, लेकिन कुछ ही तो करते होंगे। अगर यहाँ सारे होता तो कौन देखने जा रहा है कि सारे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक ने भी नहीं किया उतनी दुनिया में तो फिर भी गलत हो सकता था। लेकिन ना कुछ की बात कर रहा, कुछ में 10 में से 2 भी कर रहे हैं, तो कुछ ही तो है वो, है ना। तो उसकी वजह से ये सही होगा। ठीक है, देखो हम दूसरे तक पहुंच गए, मीन्स हमारा ऑप्शन सी भी हम इसे गलत कर देंगे। नाउ अब हमारा पास 1 2 और दूसरा है 1 2 3। देखो, इसका उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। अच्छा, मान लो नहीं पता, देखो 3 तरीके से, एक तो आपको पता है, लिख देते हैं हम यहाँ पर पता है, ठीक है। और दूसरा है अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो, है ना, साइंस के विद्यार्थी हो या फिर थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो जो तेल निकलता है, तेल से जो तीखी गंध आती है, आप लोग जानते होंगे सरसों का तेल, जब भी हम एकदम सडनली वगैरह सूंघते हैं या फिर कोई ऐसा तेल जो सूंघते हैं, तो एक जो तीखी सी गंध नहीं आती, सल्फर की होती है, और हम साइंस में पढ़ते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपका जो है अगर 11th 12th में साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो तब समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो तीखी गंध होती है, साइंस बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि जो तीखी गंध होती है सल्फर की होती है ना। तो गंधक का उत्सर्जन होता है, ठीक। एक तो वो है कि हमने साइंस से पढ़ करके निकाला है, और दूसरा है कि गंधक का उत्सर्जन होता है या नहीं होता। तो हम उतनी बार देखे हैं कि अगर कोई भी चीज़ है ना, कोई भी उत्सर्जन की बात करता है, उत्सर्जन की जहाँ बात होती है
और वहाँ पर कुछ मात्रा में या फिर निकलने की बात करता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं कर, जैसे ऊपर हमने घातक देखा उस टाइप से नहीं। तो नॉर्मल चीज़ें तो निकल ही रही हैं, वो कॉमन सेंस वाले से भी कर रहे हैं, है ना। देन हम इसे भी सही मानेंगे एंड हम हमारे आंसर तक पहुँचे। देखो क्या हमने जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं अब तक, हमें स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ी है क्या? स्पेशली ये जो साइंस और टेक एंड जो ये एनवायरनमेंट वाले जो पोर्शन है, एनवायरनमेंट वाले में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सोचने समझने की ज़रूरत है। और कुछ जो कीवर्ड्स और टर्म्स जो आएंगी उसके बारे में ध्यान रखना है बस, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखो 19th क्वेश्चन क्या देखा है, ब्लू कार्बन क्या है। कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, बस इतना आप समझ लो, इसको तोड़ दो ब्लू से और इसको तोड़ दो कार्बन से। अभी भी नहीं समझ आ रहा, मत समझो, मैं कहता हूँ मत समझो, ऑप्शन पढ़ लो पहले। देखो, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। बी देखो, वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन और वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ब्लू की बात कर रहा है तो ब्लू कहीं ना कहीं कलर की बात कर रहा होगा, और कार्बन तो आप लोग जानते हैं। तो क्या वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में कहीं पर भी आपको ब्लू नीली चीज कोई दिखाई देती है क्या बायोमास में? नहीं दिखाई देती ना। वन जैव मात्रा तो भाई ग्रीन हो जाएगा वो। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस कलर की होती हैं? ब्लैकिश कलर, है ना, थोड़ा बहुत काला, फिर हल्का डार्क और उस टाइप से होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो सी और बी को तो हटा ही दो भाई, है ना। जैसे ही आप सी एंड बी को हटाएंगे, वेट, जैसे ही आप सी एंड बी को हटाएंगे, देखिए अब आपके पास कार्बन महासागरीय तटीय प्रबंधन। तो मुझे बताओ क्या महासागर और जो वो हैं वो ब्लू नहीं होते? आसमानी सबसे ज़्यादा क्या है, वही तो है। और वायुमंडल में विद्यमान कार्बन को ब्लू कार्बन आप क्यों ही बोले हुए, ये सोचो। वायुमंडल तो भाई, हाँ, अब कोई ये मत बोल देना कि आकाश भी तो नीला दिखाई देता है। भाई ये वायुमंडल पूरे की बात कर रहा है ना। और ब्लू कार्बन सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है इन दोनों में से, तुम्हें खुद जान जाओगे, है ना। और महासागरों की बात करा भाई, पूरी दुनिया में लगभग उतनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम लोग पानी से घिरे हुए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं मानते कि जो समुद्र जो होगा उससे जो कार्बन होगा वो इसका आंसर मान सकते हैं हम, है ना। तो हम इस तरीके से हमारे आंसर पर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। एक तरीका होता है एटिमोलॉजी, जिससे शब्द तोड़ो आंसर पाओ, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर, मृदा विहीन मतलब जहां पर मिट्टी की जरूरत नहीं है, पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। हटाओ, देखो फोर्थ ऑप्शन, मुझे एक बात बताओ, फर्न, लाइकेन, मॉस, छत्र। हाँ, थोड़ा इंग्लिश वाले टर्म्स जो हैं कुछ हैं, बट देखो ना, लाइकेन को हम लोग काई बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अरे जनरल भाषा में जाओ यार, लाइकेन को काई भी तो बोलते हैं। तो काई क्या जमीन पे उगती है क्या? देखो कि जमीन पे ही काई, पानी में भी तो काई उगती है, और मृदा विहीन की बात कर रहा है, खुद सोचो। और फर्न यार, फर्न 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 नहीं याद आ रहा है, सोचो। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उसके ऊपर आपने इस तरीके कुछ देखा होगा ना। सॉरी, मेरा डायग्राम का थोड़ा जो है सिस्टम का बड़ा ख़राब है, आप समझ जाएंगे। इस तरीके की पत्ती देखी है ना, फर्न ही तो उन्हें बोलते हैं। जब भी आप न्यूजीलैंड का मैच देखोगे इंडिया के साथ, तो वहाँ पर फर्न, ब्लू फर्न, उस तरीके की चीज़ें आती हैं, है ना। तो इस तरीके जहाँ पत्तियाँ और ये सब उगता है बेसिकली, उसके लिए तो मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वहाँ से भी उतना गहरा भी आप सोच करके आंसर निकाल सकते हो उस्ताद, ठीक है। नहीं आ रहा है, रुको। काई क्या आप लोगों ने कहीं, लाइकेन को ही समझ लो काई है, क्या काई को आपने कहीं पर जमीन पर उगते देखा है क्या? ये सॉरी, पानी में या फिर कहीं पर भी तो उगते देखा होगा। ऐसा थोड़ी कि मिट्टी पे ही काई दिखती है आपको कि बारिश आई भाई,
काई पे मेरा पैर पड़ा और मैं फिसल गया। भाई पानियों में भी तो काई होती है, दीवारों पे भी तुमको दिखेगी काई लग रही होगी या फिर ऐसे फैलती हुई दिखेगी। इट मीन्स मृदा विहीन सतह पर पाई जाएगी वो। तो दूसरा तो मुझे कंफर्म है कि भाई दूसरा तो हो गई हो। अब जहाँ दूसरा नहीं है उसे हटा दो, जहाँ दूसरा नहीं है उसे हटा दो। जैसे ही तुमने दूसरा हटाया तुम्हारे पास अगेन वापस आ गए 50 एंड 50 पे। और हमें उतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं 2020 के क्वेश्चंस में भी कि जहाँ 4 वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ 2 की गारंटी या फिर 2 का चांसेस ज़्यादा होता है ना। इस 50-50 में भी जहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं उसका चांसेस ज़्यादा होता है, जब वो आपको बिल्कुल गलत तरीके जो पूरा पता ना हो तब, है ना। मॉस देखो क्या होता है, मॉस बहुत छोटे छोटे जो दीवारों पे और जो आपको नहीं दिखते हैं हरे कलर के जो फैल जाते हैं या फिर बन जाते हैं, अपना जो भी फैला देते हैं, उसे बोलते हैं मॉस, है ना। तो मॉस क्या आपको नहीं पता है, जो हम लोग दीवारों पे देखते हैं, जो जहाँ पे मिट्टी नहीं होती वहाँ पर उग जाती हैं, जो दीवारें बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती हैं, है ना, तब मॉस दिखता है। और अगर वैसे भी नहीं तो मैं भाई उतने प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि करीब 20वां क्वेश्चन है तो 120वां प्रश्न हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर जहाँ कुछ समझ नहीं आता तो एक सही है, आपको पता है कि तीसरा सही होगा या नहीं। तो खुद सोचना जो एग्जामिनर है उसने क्या साइकोलॉजी लगाई होगी, यार 4 दे रहा हूँ, 4 में से मैंने 2 तो हटा ही दिए हैं, एक ही सही दूंगा, क्या एक सही देना ज़्यादा ठीक रहेगा या फिर उसको 2 कम से कम 2 सही देगा। 4 का हमने 90% केसेस में 2 वाला ऑप्शन देखा है ना। तो हम इस वजह से जाएंगे 2 पर, तुक्केबाजी की वजह से नहीं कि 4 का 2 याद रखना। हमने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ठीक से एनालाइज किया है, जहां हम अटकते हैं थोड़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ पर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं या रॉन्ग होने सॉरी करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हम उन चांसेस पे खेलेंगे, है ना। हम उस प्रोबेबिलिटी पे खेलेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है ना। तो इस तरीके से हमें हमारे इस 20वें प्रश्न का उत्तर मिलेगा, राइट। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का तुक्केबाजी अपनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग हमारा दिमाग जो है इसे खोलने के लिए बैठे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बुद्धि चलाना। अब जैसे ये क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार में किया जाता है। देखो प्राकृतिक प्रतिकर्षी मच्छर, प्रतिकर्षी मतलब जो भगाए, दूर भगाए, है ना। अब खुद सोचो, एक तो है कि भाई नहीं करना, रिस्क क्यों लेना है भाई, मेरे जीवन बहुत दुखी पड़ा है, वैसे ही रिस्क ले लेकर के यूपीएससी में घुसा हूँ वगैरह वगैरह करके। अगर आपको वैसे नहीं सोचना है, ठीक है, तो एक बात खुद सोचो आप, सर्दियों में या फिर सॉरी मच्छरों से भगाने के लिए नींबू और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों किया था। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट प्राकृतिक मच्छर को प्रतिकर्षी, प्रतिकर्षी कांग्रेस घास, वैसे ही कांग्रेस को तो अब कोई घास डाल नहीं रहा है, ठीक है। एलिफेंट घास, नट घास और लेमन घास, इन तीनों में से आपको सबसे ऐसा लग रहा है कि प्रतिकर्षी और मच्छर, मच्छर प्रतिकर्षी, खोजो दिमाग, खोजते रहो खोजते रहो खोजते रहो, खोल दो खोपड़ा अपना, है ना, खोल लो। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास, 24 मई 2026 को प्रीलिम्स है, तब तक इसे चालू रखना है, घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ। जैसे जंग खाई हुई मशीन है ना, उतना घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ। तो लेमन, नींबू, यार सिंपल सी बात है, याद रखना, नींबू हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रतिकर्षी वगैरह के लिए नहीं करते हैं क्या, खुद सोचो ना। 100 नींबुओं की शक्ति है, ये फलाना ढिमकाना शक्ति है, वो शक्ति है वो शक्ति है, तब हम इस जो हमारा लेमन घास है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। वो जनरल जो कॉमन सेंस है हमारा, हमें वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो इसके आंसर तक हम पहुँचे हैं, लेमन घास नहीं आता था लेकिन पहुँचेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ ना तुम लोग को, सिर्फ ऊपर वाला पढ़ते जाओ, नीचे वाले को देखते जाओ। ऊपर देखो नीचे देखो, मतलब अपने जो भी जिन्हें आप अल्लाह को मानते हैं, अगर भगवान को मानते हैं या फिर गॉड को मानते हैं तो वैसे तीनों एक ही, लेकिन ऊपर मतलब ऊपर इनको देखो आप, फिर नीचे देखो, मतलब अपनी उनको आध्यात्मिक शक्ति देखो, और यहाँ पर देखो, देखो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे इजीली, है ना। ऊपर वाले कंटेक्स्ट को हमें नहीं भूलना है ना, और थोड़ा बहुत बुद्धि लगानी है बस,
और कुछ जगह पे ज्ञान लगे, वहाँ ज्ञान लगे, हम देखेंगे। 22वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनिफेरा। देखो एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंदर आपको इसी तरीके के सब जो वर्ड्स वगैरह हैं पढ़ने पड़ेंगे और इंग्लिश में ही होंगे वो, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव है, चाहे ये है, फलाना है, ढिमकाना है, अब हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो आप एनवायरनमेंट भाई, और ये वो क्वेश्चन है जहाँ आप पढ़ते हैं, यहाँ आप तुक्केबाजी नहीं मारेंगे कि और क्या लगाना है, अब तो हम फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, नहीं। जो पढ़ भाई उतने दिनों से पढ़ रहे हो, हम लोग पंचवर्षीय योजना अब लगा करके बैठे हैं, पंचवर्षीय योजना के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं होगा का। देखो 4 का 2, इस बार तो उसने सेट ही वैसा कर दिया, फील्डिंग ही सेट ऐसे कर दिया इसकी, है ना। तो देखो अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ अगर, तो भी डाइटम तो मैं जानता हूँ कि जो महासागर की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होता है, मतलब जो महासागरों में जो खाना, प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, जो खाना बनाता है ना, वो तो होगा ही प्राथमिक उत्पादक कौन, डाइटम। तो 3 जहाँ जहाँ नहीं है मैं तो उसे काट दूंगा भाई, सिंपल सी बात। 1 और 4 गया, 1 और 2 गया, अब मेरे पास 3 और 4 है एंड 2 है। अब देखो कुछ कुछ जगह पे नॉलेज और जो हमारा होता है ना कि हमने कभी कभी पढ़ा होता है या फिर बहुत चीज़ एक हिंट मिलता है तो यार ये कहीं कहीं पढ़ा लग रहा है, कहीं पढ़ा लग रहा है, कहीं पढ़ा लग रहा है, बुद्धि चलाने की कोशिश करते हो। तो साइनोबैक्टीरिया उतना पढ़ने के बाद आप लोग जानते होंगे कि भाई साइनोबैक्टीरिया नामक कोई चीज़ तो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ तो है ना। देन तब वहाँ तक सोचने के बाद आप आंसर तक पहुँचोगे। कॉपीपोड, फोरामिनिफेरा नहीं जानते हम, नहीं पढ़ा है हमने भाई, कितना पढ़ोगे और क्या क्या पढ़ोगे, है ना। तो यूपीएससी में ना देखो एक और चीज़ बता दूँ, एक तो ओवर थिंग है, एक है अंडर थिंग। कुछ क्वेश्चन में हम लोग ओवर थिंक कर लेते हैं, उस वजह से गलत हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में हम अंडर थिंक कर लेते हैं, उस वजह से। हमें दोनों ही नहीं करना है, बैलेंस बना करके चलना। साइनोबैक्टीरिया हम लोग पढ़े हैं, डाइटम हम पढ़े हैं, तो 2-3 ही तो होगा। कॉपीपोड और फोरामिनिफेरा तो हम जानते भी नहीं, मैं तो शब्द ही अभी देखा है ना। तो हम आंसर बी तक मारेंगे। देन आ जाओ 23rd क्वेश्चन। 23rd या फिर 23वें क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करें। जाहक, शेषमूलक और पेंगोलिन निम्नलिखित में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुपेद अंगों की रक्षा करते हैं। मतलब मान लो अभी ऐसा है, जैसे इसको लगा कि भाई खतरा है, ये खुद को इतने छोटे से में सिकोड़ लेगा। कौन सा सिकोड़ लेगा, कौन सा सिकोड़ लेगा, देखो नहीं पढ़ा है, मैं जानता हूँ। और हम लोग नाम ही पेंगोलिन, मार्मोट, हैजहॉग इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, या तो आप छोड़ दो कि भाई इस तरीके के जानवर, और कितने ही जानवर पढ़ेंगे भाई, खुद सोचना। उतने तो जानवर हमने देखे नहीं होंगे जितने ही जानवर पूछ लेता, और पता नहीं कौन से जानवर, ठीक है। तो चाहो तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़ा है तो पेंगोलिन वगैरह को तो आप थोड़ा बहुत तो पेंगोलिन सुना ही होगा। वज्र, शल्क, देखो इसके नाम है वज्र और शल्क, शल्क वगैरह का नाम सुना है आपने। हटाओ यार, तुम लोग तुक्का समझ लोगे और मैं तुक्का लगवाना नहीं चाहता हूँ। सॉरी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, अदरवाइज यू कैन स्किप। इस जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन सब क्यों फालतू भेजे पचड़े में पढ़ना है जब आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना। अब आ जाओ 24वें क्वेश्चन में। आगे 24वें क्वेश्चन में देखो क्या देखने का है जी। देखो, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो देखते हैं कौन सा सही। पहला कथन, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। नहीं पता, होल्ड। नहीं पता है, होल्ड करना है। इसमें वनों के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। ये हो सकता है कि भाई समय रेखा का निर्धारण किया हुआ, क्योंकि वनों पर की बात कर रहा है और वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क घोषणा हो रही, तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर ही हो रहा होगा। तो दूसरा हो सकता है, सोचो।
तीसरा देखो, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। बाध्यकारी का मतलब समझ रहे हो तुम, कि भाई तुमको मानना ही है इस घोषणा को, इस घोषणा को तुम्हें मानना ही है। फिर देखो, होल्ड करो यहाँ पर, मान लो नहीं पता है, बहुत ही एक्सट्रीम करें लेकिन नहीं पता, छोड़ो। देखो, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। और पांचवा देखो, भारत इस प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। अच्छा, भारत में अगर खुद सोचो ना, अगर भारत ने इस घोषणा पर, और जो बाध्यकारी है, अगर इस पे इसने जो है वो लगाया होता, क्या कहते हैं, हस्ताक्षर किया होता, तो क्या हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, जो वन कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, क्या वो कटते? खुद सोचो, सिंपल सी बात है। अभी हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना साइड में पेड़ कटे, फिर राजस्थान में जो उतने बड़े जो जंगल काटे गए, वो इस घोषणा के तौर पर और बाध्यकारी होता तो क्यों, कैसे कैसे कटते? और अगर भारत ने हस्ताक्षर करता होता भारत उसका, तो खुद सोचो भाई, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, 2025 तक के क्वेश्चन करते करते तुम्हारा बुद्धि चालू होगा। बस कम से कम वो जो नट घिसा हुआ होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा खोलना चालू करो बस। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है, कौन सा तीसरे वाले को तो देखो एंटी कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब इसके विरोध में बात कर रहा है या नहीं कर रहा। तो तीसरा तो हम देखते हैं कि भाई बाध्यकारी बहुत चीज़ें कम होती हैं, तो तीसरे को मैं तो गलत मानूंगा जी। देखो, तीसरा हो गया मेरे पास गलत। अब देखो, मैं तुमको बस मैं एक ही थॉट बताता हूँ कि 5 का 3 तो है ही। देखो, यहाँ पर भी वही रूल लागू हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर किसी भी जो एग्जामिनर है उसको प्रश्न सेट करने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए, या फिर तुमको कंफ्यूज करने के लिए दो चीज गलत करने, क्योंकि दो, दूसरा तो ऑप्शन, दूसरा जो कथन है वो तो सही है ना। खुद सोचो कि यहाँ पर 1 और 4, इसको गलत करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, या केवल पांचवे को, मतलब ऑप्शन 5 को गलत करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? मैं बस इतना चाहता हूँ तुमसे आंसर, कि एक गलत करने का चांस ज़्यादा होगा ना उसके पास, बोले कि यार इसको एक गलत दे देता हूँ, बाकी जो है हम सही कर सकते हैं। तो देखो, 1 2 4 इस तरीके से पहुंचेंगे। देखो, दो सही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 2 4 आया इस वजह से, नहीं नहीं, वैसे नहीं। देखो ना, खुद सोचो, एग्जामिनर क्या सोच के इन दोनों को गलत करेगा, है? क्या सोच करके इन दोनों को गलत करेगा? हाँ, वैसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर हमें उस टाइप से रहेगा कि यार अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, उस तरीके से। बट यहाँ खुद सोचो ना, जहाँ पर हम देखेंगे कि 2 3 और केवल 2 या केवल 3, आगे जो उस टाइप से क्वेश्चन है, तो वहाँ पर, यहाँ पर सोचेंगे, यहाँ पर सोचेंगे यार तीसरा गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 2 सही की बात कर रहा है ना। इस वजह से हम आंसर ए मारेंगे, इस वजह से नहीं कि हमें तुक्का मारना है, 5 है तो 3 है, 5 है तो 3 है, तो भाई यहाँ ए और बी मारना चाहिए था फिर, है ना। हमें थोड़ा बुद्धि चलाना है, तुम्हारी बुद्धि जागृत करने आया हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ 25वें क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा और आ रहा होगा, है ना। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको सही में कुछ बाहर जो दुनिया चल रही है उससे अलग चीज़ मिल रही है तो लाइक भी कर देना, और कमेंट करके आप बता देना कि आपका छोटा बड़ा भाई जो है किस तरीके से इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है ना। 25वां क्वेश्चन देखो, तंत्रिका अपहास या न्यूरोडीजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनके उत्पन्न होते हैं? हटाओ जी, देखो, मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, बिजली संयंत्र और टेलीफोन लाइन। पहले देखो, मैग्नेटाइट कण होते क्या हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है जनरल नॉलेज चाहिए कि मैग्नेटाइट कण और न्यूरो जनरेटिव क्या होता है। देखो, मैग्नेटाइट कण होता है थोड़ा टेम्परेचर पर निकलता है, जहाँ पर तापमान उच्च हो, है ना। उच्च तापमान होंगे वहाँ पर टेम्परेचर, जो मैग्नेटाइट कण के निकलने की या प्रदूषित होने की ज़्यादा जरूरत है। जैसे बिजली संयंत्र, यहाँ पर तो हो गई होगा, तो जहाँ 4 नहीं है उसे हटा दो। जैसे ही तुमको 4, अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। देखो, आ जाओ यहाँ पर, मोटर गाड़ी के ब्रेक और मोटर गाड़ी के इंजन, ठीक है। और 5वां देखो तुम सीधा,
टेलीफोन लाइन, गौर करो इस आदमी पे, गौर करो इस ऑप्शन पे, सोचो, खोजो कि क्या यही है वो गुनाहगार जिससे तुम्हारा आंसर निकल सकता है। टेलीफोन लाइन से न्यूरोडिजेनरेटिव समस्या कैसे हो सकती है? क्या और क्यों होगी? मैग्नेटाइट कण, क्या तुम लोग जानते हो क्या कि टेलीफोन लाइनों में मैग्नेटाइट कण कैसे उत्सर्जित होगा? अभी हमने देखा कि जहाँ टेम्परेचर हाई थोड़ा बहुत होना चाहिए, है ना, तो मैं इस पे गौर करूँगा, टेलीफोन लाइन पर। और एक और चीज़ मैं बताऊँगा, जैसे बाहर तुम देखोगे कि जितने भी साइंस टेक वाले आएंगे, बोलेंगे कि फेंको, फेंको मतलब तुमको सारे सही मारने हैं, सारे सही मारने हैं, ऑल फोर ऑल फाइव। बट भाई थोड़ा बुद्धि लगाओ, सबके अंदर सेम चीज़ नहीं लगेगी। ऊपर क्या कह रहा है, नीचे क्या कह रहा है, दोनों में अंतर देखना है हमें, क्या वो उसका सही में कंटेक्स्ट है या नहीं है ना। तो उस हिसाब से हम टेलीफोन लाइन को हटाते हैं। जैसे हम टेलीफोन लाइन को हटाएंगे ना, देखो फोर्थ यहाँ पर बी ऑप्शन में नहीं है, हैंस हम ऑप्शन बी पर जाएंगे, है ना। तो बुद्धि चलाओ। और घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से अगर मैग्नेटाइट कण निकलते तो तुम लोग यूज ही क्यों करते? खुद सोचो ना, उतनी सारी बीमारियां हैं, उतना सब कुछ है, तुम इन सब को क्यों यूज करोगे अपने घर में? कोई साधन क्यों इस तरीके का जो है डेंजर क्यों रखोगे, है ना। तो तीसरा भी गलत करोगे तो भी तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। और देखो अगेन 5 का 3 आया नहीं आया, है ना। चलो आगे बढ़े 26वें क्वेश्चन की तरफ। हम्म ये देखो, इसमें आप किसी भी तरीके का दिमाग नहीं लगा सकते, ना खोपड़ा खोल करके, ना फिर कुछ भी। इसके लिए आपको पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फीडर या फिल्टर फीडर है? नहीं पता, इसे हम स्किप कर सकते हैं, और स्किप जरूर करेंगे भी। हमें 30 मार्क का नहीं आना है, प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग है ना, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, और सी सेट में जो 27 प्रश्न है वो ठीक करने हैं, है ना। तो हमें उतना ज़्यादा वो नहीं करना, तो इसे स्किप करने की ज़्यादा ठीक है। देखो 2700 प्रश्न, ये आई थिंक आप लोग पढ़े हुए हैं। देखो, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? उतने कार्बन चक्र पढ़े। कार्बन चक्र ये भी वायुमंडल से रिलेटेड है, नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल से रिलेटेड है, सल्फर चक्र वायुमंडल से रिलेटेड है, फॉस्फोरस चक्र जो पत्थर होते हैं, दीवार होते हैं, उन सब से निकलने का, चट्टानों से जो है ऊपर उसका जो टूटेगा उससे निकलने का चांसेस ज़्यादा होता है। अरे पढ़ा भी होगा भाई, ये तो हम लोग जो 10th 12th जो एनसीईआरटीज होती हैं उनमें ही पढ़ लेते हैं कि चट्टान जहाँ भी दिखे और चक्र दिखे, चट्टान चक्र जहाँ दिखे वहां पर तुम्हारा फॉस्फोरस चक्र ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, 28th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपर्दाहारी या डेट्राइटिवोर हैं? अपर्दाहारी मतलब जो सूक्ष्मतम जो चीज हो जाती है, मतलब जिसको तुम अपर्दन वाली जो इस स्तर पर आ जाती है उसको खाने का काम करते हैं, वो खाते हैं ये लोग, है ना। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी या फिर मिलीपेड, समुद्री घोड़ा और काष्ठयुगा। देखो अगेन उस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन हम हमारी बुद्धि चलाएंगे, हम बैल बुद्धि नहीं है ना। तो देखो केंचुआ, सर्दियों सॉरी बारिश के दिनों में, या जैसे बारिश निकल रही होती है उस टाइम पे केंचुआ हमें दिखते हैं, या फिर केंचुए जो सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कीजिएगा, केंचुए जो तो बहुत छोटे छोटे टाइप से होंगे, और जो अपर्दाहारी ये तो आप जानती होंगे ना, ये जमीन से ही तो सीधा खाना खाते हैं, या फिर आप लोग इन लोग को खाना खिलाते हैं कुछ। जमीन से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं वो वही तो खाते हैं ये, है ना। तो ये तो सही है केंचुआ। तो आप जहाँ पहला नहीं है उसे हटा दो। अब आ जाओ अब आपके पास 3 ऑप्शन है, मतलब 75% चांसेस। देखो जेलीफिश और मिलीपीड, अभी हम बात करें कि ज़मीन पर चलने वाले या फिर जो सीधा मिट्टी से जो पोषक तत्व लेते हैं, है ना, जो उन सब का काम करते हैं। तो मिलीपीड मतलब सहस्त्रपादी, सहस्त्रपादी मतलब
जो है जानवर जिनके 1000 पैर या फिर बहुत ज़्यादा पैर हों, छोटे 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 छोटे, वो क्या, वो आप खाना आपसे लेंगे क्या? वो जमीन से और उन्हीं से तो लेंगे, मृदा से ही तो लेंगे, है ना? तो ये भी जाएगा। जेलीफिश वैसे में मछलियाँ पानी में रहने वाले हो सकता है वहां पर भी, लेकिन अपरदाहारी की बात कर रहा है ना? समुद्री घोड़ा आपने देखा, उतना बड़ा जानवर होता है वो तो बकायदा इस तरीके से कुछ करके, हाँ, इस टाइप से कुछ कुछ जानवर होता है वो, और समुद्र में रहता है, तो समुद्री घोड़ा कैसे हो सकता है? तो फोर्थ को भी हटाओगे ना तुम, तो भी तुम आंसर तक पहुंच जाओगे मेरे भाई और छोटी बहनों। है ना? तो हमें वो सोच रखनी है, वो सोच रखनी है, बार बार कह रहा हूँ, हमें सोच बदलनी है, सोच बदलनी है ना? सोच बदलेंगे तभी हमारा काम होगा, अदरवाइज हम प्रीलिम्स देते रह जाएंगे और काम हमारा होता रह जाएगा, है ना? आई होप समझ आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो 29th क्वेश्चन, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? देखो कॉमन कार्बन मीट्रिक, मीट्रिक का मतलब ऐसा समझ लो कि एक मापदंड या फिर उसका आकलन करने के लिए चीज़ें होती हैं। अगर थोड़ा भी इंग्लिश का नॉलेज है ना? इंग्लिश मतलब मीट्रिक का मतलब समझते हो, कॉमन का मतलब सामान्य जनरल जो लोगों के लिए, और कार्बन मतलब कोई कितना कार्बन छोड़ रहा है, वहां से आप तोड़ सकते हो, सोच सकते हो, तोड़ो सोचो, तोड़ो सोचो, जितना आपको वो तोड़ करके गई है उतना ही उसके बारे में सोचते हो ना? तो वही, जितना उसके बारे में सोच रहे हो, अगर उसके सोचने की बजाय क्वेश्चन करो, वो सोचोगे तो आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगी, और इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में तोड़ोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने के बाद ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखी वाला भी क्वेश्चन आपका वो भी क्लियर होगा भाई। तो चांसेस यहाँ ज़्यादा सक्सेस के हैं, बकायदा उसको सोचने के, है ना? तो मेरी बात मानो, उसे हटाओ, उसको सोचने से बढ़िया है तुम इस क्वेश्चन को सोचो। क्या सोचना है? देखो, कॉमन कार्बन मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब मैंने तुम्हें बताया, मैट्रिक जहाँ पर भी यूज़ होता है वहाँ पर तुमको आकलन संबंधित चीज़ें यूज़ होती हैं। आकलन का मतलब कि कितना हो रहा है, कितना नहीं, और कार्बन, कॉमन मतलब, ये तो सब जानते हो यार, हिंदी वाला भी जो भी होगा, अरे यार ये तो सबके बीच कॉमन है, कॉमन सेंस मतलब सबके बीच आम हो, और कार्बन, ठीक है? तो देखो कॉमन सामान्य, और मैट्रिक आकलन, दो चीज़ यहाँ से हमें मिली, और कार्बन कार्बन है। देखो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्नों का आकलन करने के लिए, कि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन मतलब भाई कौन, अगर उतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उससे कितना जो है कार्बन निकल रहा है ना? उसके कार्बन जो बाहर निकल रहा है वो। फिर देखो कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं, देखो ये इसने संकीर्ण किया है नहीं किया, कि मतलब इसने सिर्फ व्यापार और वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं तक सीमित कर दिया है इसको, इस कॉमन कार्बन। और कोई भी कॉमन चीज संकीर्ण कैसे हो सकती है? खुद सोचो, अरे खुद सोचो, कोई चीज संकीर्ण कैसे हो सकती है कॉमन चीज? कि भाई हम सबके बीच में कॉमन है कि हम इतने से ही सोचेंगे? नहीं, खुला सोचो। एनवायरनमेंट इज द सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू थिंक, मतलब कुछ भी सोच सकते हो भाई, कुछ भी, कहीं तक भी जा सकते हो। तो इसमें संकीर्ण हो रहा है देखो, और ऊपर वाला देखो आकलन करने के लिए संपूर्ण विश्व की बात कर रहा है, खुल गया ना, खुला हुआ है। देन देखो सरकारों को अपने देशों द्वारा दिए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, क्या मतलब है भाई? सरकार अपने देशों में, बस इतनी छोटी सोच तुम्हारी, इतनी छोटी सोच कि सरकार अपने देश तक के ही देखेगी। देखो कार्बन, आप देखो यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज कह रहा है, ए और सी देखो सेम चीज कह रहा है, कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु, लेकिन यहाँ पे सरकार अपने देशों तक सीमित कर दिया है, इसने देशों तक सीमित कर दिया है, और उस पर संपूर्ण विश्व की बात कर। दूसरा देखो डी, किसी इकाई समय में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पद चिन्ह के आकलन के लिए। अब देखो इकाई समय मतलब एक स्पेशल टाइम में, देखो ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने
इकाई समय दे करके जो है थोड़ा बहुत टाइम अपना जो है काम बिगाड़ दिया, या आप यूँ कह दो अपनी फील्डिंग सेट कर दी। तो डी की तरफ न जा करके हम लोग जाएंगे हमारे ऑप्शन ए की तरफ, है ना। क्यों जाएंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ब्रॉड थिंकिंग ए ही दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। 30वां प्रश्न क्या कहता है जी, देखें, निम्नलिखित समूह में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। अब खुद सोचो, इतनी बड़ी दुनिया, या खुद सोचो ना, जो हम लोग नॉर्मल चीज़ सोचते हैं या फिर देखते हैं, अब तो रील में भी बहुत सारी चीज़ चल रही हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है या फिर इतना बड़ा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में भी उतने सारे ग्रह हैं, ये फलाना ढिमकाना गैलेक्सीज पता नहीं क्या क्या है, उसमें से एक देश है, एक ये है वो है, कितना सीरियस लूम है ना। बट साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, है ना। तो उस तरीके से सोचो, तो क्या कोई भी जीव कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो अन्य जीवों पर निर्भर है या नहीं है? खुद सोचो ना, हम लोग निर्भर नहीं है क्या अन्य जानवरों पर, या फिर अन्य प्रजातियों पर ही देख लो, होंगे ना भाई। ऐसा कौन सा हो गया है कि मतलब वो एक दूसरे का प्रजातीय स्तर पे नफरत है कि भाई इस प्रजाति से तो नफरत करनी है? पॉसिबल है वैसा? सोचो, खुला सोचो कि नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु या प्रोटोजोआ क्यों एक दूसरे से सहजीवी संबंध नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते, सोचो। और ये अन्य जीवों के साथ बात कर रहा है, किसी स्पेसिफिक भी नहीं कर रहा है। तो क्यों हमको एक मतलब वो जो बंद खांचा या बंद ढांचा है उसके अंदर हमें फिट करना है खुद को? नहीं करना है। आगे बढ़ो, सोचो, खुला सोचो। और खुला सोचोगे तो तुम पहुंचोगे कि भाई तीनों किसी न किसी अन्य जीवों के साथ तो सहजीवी संबंध बनाएगा ही। ऐसा थोड़ी कोई अकेला ही जो जीवन व्यतीत करेगा, भाई पूरी दुनिया के साथ काम करेगा वो, है ना। अब आ जाओ 31वें क्वेश्चन पे। देखो क्या कहता है 31वां क्वेश्चन, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो विचार करते हैं साथ में मिलके। यह कच्छप घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। देखो यूपीएससी को पता है, जो क्वेश्चन बना रहा है ना उसे पता है कि बेटा ये 7 साल से तैयारी करे, 10 साल से तैयारी करे, इसने कच्छप घात राजवंश का तो नाम नहीं सुना होगा। और आई मुझे विश्वास भी है कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और इक्का दुक्का ने सुना होगा तो पता नहीं कब के पढ़े रहे होंगे वो लोग, है ना। तो फिलहाल होल्ड करो, यहाँ नहीं पता हमें। दूसरा देखो, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, वृत्ताकार मतलब ये इस तरीके से गोल मंदिर, पूरा भारत और कुछ विश्वों में भी उतने सारे देश के मंदिर, लेकिन यहाँ भारत की बात कर रहा है। भारत उतना बड़ा देश, उतना बड़ा देश में उतने सारे जो है मंदिर, उन मंदिरों में से सिर्फ एक वृत्ताकार मंदिर होगा। इतना छोटा, सोच, इतना छोटा, इतना छोटा है, इतना छोटा सोचोगे तुम। वैसे अब तो मंदिरों का ही प्रचलन चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ मंदिर बनाने पे लगे हुए हैं, तो वहाँ वृत्ताकार मंदिर एकमात्र कैसे हो सकता है? और भारत उतने बड़ा जो है मंदिरों का ही देश है। तो इस थॉट से तुम इसे सेकंड को काटोगे, और जैसे ही सेकंड को काटोगे वैसे तुम तुम्हारे आंसर तक पहुंच रहे। देखो आगे 4 कदम। क्यों हम लोग जिस चीज़ को ये लोग तुक्का मार करके बता रहे हैं, हम लोग यहाँ साइंटिफिक तरीके से देखेंगे ईयर वाइज क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, कैसे करना है, वो सब कुछ, कि कोई ऑप्शन कैसे सेट हो रहा है, आपकी फील्डिंग कैसे सेट हो रही है, उन सारी चीज़ों को मिला जुला कर। देन देखो 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? बस आपको इसके आगे जरूरत भी नहीं थी। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो, वहां वहीं पर आप लोग धोलावीरा का नाम सुनते हैं, हाँ कि ना। उन्नत जल प्रणाली थी, बावड़िया का सिस्टम था, अंदर जाने का, वहां से भरने का, वापस आने का, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें थी, और जलाशय पाए गए हैं। तो भाई सोचो ना, इसने क्या किया है। जहाँ एसएससी अदर एग्जाम्स में पूछेगा कि उन्नत जल संचयन प्रणाली कहाँ, वहाँ हड़प्पा सभ्यता की कहाँ पर देखी गई थी, आपको बस इसने इतना थोड़ा बड़ा दे दिया कि आपका टाइम वेस्ट हो, है ना। तुक्का मारो, आगे बढ़ो।
धोलावीरा, तुक्का क्या मारोगे, इसके अंदर पढ़ा हुआ ही होगा आपने। देन आ जाओ 33वां क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था। अब देखो, पहला चतुर्थांश पहली बात तो, दूसरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ, और 17वीं शताब्दी। मैं तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करता हूँ, लेकिन देखो भरूच, चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली, कौन पढ़ता है भाई इतना, कौन पढ़ेगा इतना। मेरे टाइप के तो मैं ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। क्यों भाई, देखो हिस्ट्री का ना कोई सर है ना पाँव है, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री। कहीं से कुछ भी पूछ लेगा ना भाई, कहाँ तुम कितनी एनसीईआरटी या फिर कितना भी वो पढ़ते रहोगे, ये कहाँ मिल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है, लेकिन कहाँ तक पढ़ोगे भाई। तुम एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब, लेकिन उसके अंदर भी तो हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर भी हम कितना ही पढ़ लेंगे, ये कहाँ ही पढ़ लेंगे, है ना। उस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है। आ जाओ 34वें क्वेश्चन पे। देखो, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में किन राज्यों का शासन था। मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर, पुष्यभूति, कन्नौजी के मौके, देवरंग, फलाना ढिमकाना, जो भी। नहीं पढ़ा मैंने, है ना, नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो है थानेसर के पुष्यभूति, हर्षवर्धन, थानेसर, ऐसी चीज़ें आपको हर्षवर्धन टाइम पे ही मिलेगी। तो तीसरा तो मैं यहाँ से सही मानूंगा। ठीक है, ये तो और गुप्त वंश के बाद ही तो आया था, और देखो हर्षवर्धन के उत्थान तक की बात कर रहा है, तो पुष्यभूति वंश तो था ही, आया ही था। हिस्ट्री पढ़े हो, एंशियंट हिस्ट्री, है ना। तो थानेसर के पुष्यभूति तो है। तो दूसरा तीसरा जहाँ जहाँ नहीं है उसे कट कर दो जी, कट किया जी, कट कर दिया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं वो सोचो। 1 3 4 5, 1 3 4 6 एंड 2 3 4। देखो 3 4 3 4 यहाँ पर है, लेकिन अब ये जो मैंने पहले जो तुमको बताया था वो सोचो। ऑप्शन 2, क्या यहाँ पर 1 2 गलत करने का चांस ज़्यादा है, या फिर 1 और 6 इन दोनों को गलत करने का चांस ज़्यादा है। खुद सोचो, सोचो सोचो, अब तक नहीं सोचा है, सोचो भाई। इस 2 को अकेले वो गलत करने का चांस ज़्यादा होगा ना। देखो सेम चीज़ हमने ऊपर देखी है ना। चलो आगे बढ़ो। आज 50 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, किसी भी हाल में कितना भी टाइम हो जाए। ठीक है, 35वां क्वेश्चन में, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित किन क्षेत्रों में निपुण थी। अब देखो, निपुण की बात कर रहा है ना ये, भारतीय महिलाएं विजयनगर साम्राज्य में, और ये जो अगर कोई भी पॉजिटिव चीज बात करेगा तो देखो, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी, सब कुछ ही तो करेगी उस टाइम पे। और निपुण की बात कर रहा है, और भारतीय महिलाओं की बात कर रहा है। ऐसे क्या चीज़ थी जो मना कर रहा है वहाँ पर नहीं करना है तुम्हें, है ना। इस वजह से हम मारेंगे ऑल 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखो इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं जाना कि यार उस वक्त की महिलाएं थी, महिला थी तो ये हो सकता है कि जो उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो कुश्ती कैसे करेंगी। इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है भाई, रिलैक्स रिलैक्स, है ना। तो 35 पे डी। देखो अभी मैं बता रहा था ना कि कहाँ पर क्या चल रहा है। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के कौन सा कथन सही है। ए, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। बी, पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। सी,
रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और मैडम ब्लावत्स्की कर्नल अलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय से पहले। कितना पढ़ोगे तुम हिस्ट्री, पढ़ते रहो। कहाँ मिलेगा तुम्हें ये? मदनपल्ली आंध्र प्रदेश, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? खुद सोचो कहाँ मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा उस्ताद। कहाँ पढ़ोगे तुम इन सारी चीज़ों को, है ना। और देखो, टू बी ऑनेस्ट, हिस्ट्री का पार्ट और जो क्या बोलते हैं ज्योग्राफी का जो वो वाला क्लाइमेटोलॉजी वाला, जहाँ बिल्कुल पता ना चले ना, वहाँ छोड़ने में ज़्यादा भलाई है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बुर्जोम 37वां क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण क्यों फेमस है? बुर्जोम, शैलकृत शिव देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्रकला। हम देखो गणेश्वर आदि से ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, तो हमने देखा है वहाँ पर कि एक सेकेंड, हमने वहाँ देखा है कि वहाँ पर ताम्र कला करती हैं और ऐसे नाम से हमने देखा है कि हो सकता है वहाँ पर, है ना। देखो गलत क्वेश्चन होंगे लेकिन हमें सोचने का दायरा बढ़ाना है, सोचते रहना है। बुर्ज होम में हमने क्या पढ़ा है, जो जनरली जो है बुर्ज होम में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर जो है शव मिले हैं, कुत्तों के साथ शव मिले हैं वगैरह, वही सारी चीज़। तो और देव मंदिर की बात करें, मंदिर नवपाषाण काल में कहाँ से मंदिर था, है ना। तो उस तरीके भी सोच सकते हो, तो पहला काट दो। हालांकि यूपीएससी ने इसका आंसर कुछ और दे रखा है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हमारी सोच से मतलब है। कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे चलेगा, लेकिन हमें हमारी सोच को इजाफा करना है। और चंद्रकेतुगढ़ मुझे नहीं पता, तो या तो तुम सी मारो या डी मारो, तुम्हारी मर्जी है। कुछ क्वेश्चन में तो भाई तुक्का लगाओगे तुम भी, है ना। अब आ जाओ 38वें क्वेश्चन पे। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भौगोलिक खौरिज में युवा की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। होल्ड, नहीं पता तुम्हें, होल्ड होल्ड होल्ड। दूसरा देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के, हमने पढ़ा है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तैमूर का आक्रमण हुआ ही नहीं था, उस हिसाब से, है ना, बच गया था ये। ठीक है, और सिंधु नदी पार तैमूर ने की भी नहीं थी। ठीक है, तो तुम दूसरे को यहाँ से गलत करो। ठीक है, फिर देखो विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को दी गामा केरल के तट पर आया था। अब देखो तुम, सिंपल सी बात, हिस्ट्री तुमने ठीक से पढ़ी है नहीं पढ़ी, आई डोंट। देवराय द्वितीय जो थे ये संगम काल के थे, है ना। और वास्को दी गामा आया है 1498 में, और इस टाइम पे वहां पर सुलू डायनेस्टी थी। और संगम काल उस टाइम पे तो था ही नहीं। 1484 या 85 से 1505 के आसपास तक सुलू डायनेस्टी थी, तो देवराय द्वितीय तो हो ही नहीं सकते। तो दूसरा तीसरा जो है ये, और ये तो हट ही गया। अब मेरे पास एक और एक और दो दोनों है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है कि तुमको क्या मानना है। लेकिन अब अगर तुमने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो इस टाइम पे तो ये कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, इस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे को गलत मारो, आगे बढ़ो, है ना। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस और थोड़ा बहुत नॉलेज, यहाँ हमने क्या लगाया, क्या लगाया यहाँ पे हमने, नॉलेज प्लस जो कॉमन सेंस जो भी है ना। ठीक, आगे बढ़े। देखो 39 क्वेश्चन, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। क्यों नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, है ना। फिर देखो संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर, गिरजाघर तो हो सकता है लेकिन मृत्यु गोवा में। फिर देखो गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। हाँ होता होगा, क्यों, क्योंकि गोवा अधिकतर जो है पुर्तगालीस का था और पुर्तगाली ही उसे हमें छोड़ करके गए हैं, हमें दे करके गए हैं मतलब। तो तीसरा तो हो सकता है कि वहाँ प्रभाव है। सेकंड में देखो दो जो वो दे रहा है, यहाँ से तुमको खुद भी फीलिंग आएगी
फीलिंग की बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जो फीलिंग तुम बाहर किसी दूसरी चीज़ों के प्रति लगा रहे हो, वो क्वेश्चंस के साथ फीलिंग लगाओ। देखो देखो दो चीज़ बोलूँगा, या तो तुम स्किप कर दो। देखो 3 चीज़ें होगी यहाँ पर, स्किप, तुक्का और गलत। ठीक है, अधिकतर जाओगे कि भाई यहाँ पर तो कॉमन सेंस है और ये, तो वहाँ पर मैं कितना भी बोल लूँगा ना यहाँ भाई, सिंपल सी बात। देखो मैं भी एज पेरेंट हूँ, जान रहा हूँ मैं भी, अगर यहाँ हम कितना भी बोलेंगे ना मृत्यु गोवा में हुई थी वगैरह नहीं हुई थी, तो कितनी भी तुम लोग पढ़ोगे वहाँ जा कर के डी ही मारोगे कि हाँ भाई हुई होगी, उतने सारे मरते हैं, एक तो मरेगा ही, कोई तो मरा होगा, है ना, फ्रांसिस जेवियर। तो एक तो तुम ये सोचोगे एग्जामिनेशन हॉल में, और दूसरे बाहर निकलोगे तब तुमको आंसर पता चलेगा सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे आ जाओ 40वें क्वेश्चन में। देखो मिताक्षरा और दाया भाग, कितने वर्ड पढ़ोगे भाई तुम, कितने वर्ड पढ़ोगे? हालांकि इसमें से तुम खोजोगे पीटोगे उतना। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर का, और नहीं पढ़ा है तो गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो क्यों इसके अंदर तुम अपना दिमाग खपाओगे? वहाँ टाइम 2 घंटा ही है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ तुम्हें एक तो पहली बात कुछ पता नहीं चल रहा है, दूसरे इतने बड़े हैं, फ़ायदा होगा स्किप करने में। क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना भी तो आना चाहिए, सारे सही थोड़ी होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, तुम गलत भी करोगे, ऑप्शन भी उसी हिसाब से सेट है। देखो ऑप्शन भी उसी हिसाब से सेट है, कितनी भी कोशिश करोगे आंसर तक पहुंचने की नहीं कर पाओ, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं। ठीक, देन देखो 41 क्वेश्चन, 41वां। भारत के प्राचीन भारत के इतिहास का जन्म भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर, ये पढ़े हुए हैं। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो छोड़ो, चाहे तो करो, चाहे गलत करो सही करो, लेकिन इसका आंसर नाटककार है। और ये हम पढ़ते हैं हस्तिमल, क्षेमेश्वर, क्षेमेंद्र, क्षेमेश्वर, इस टाइप के नाम हमने पढ़े हैं कि भाई वो नाटककार वाले हिस्से में थे। ठीक है, नाटककार थे वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन वही है कि आप अगर आपने पढ़ा है तो आता है, तो आता है, नहीं तो नहीं आता। 42nd क्वेश्चन देखो, 42 निम्नलिखित तौर पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। क्या सभी महिलाओं को दिया गया था क्या 1919 में? कितनी महिलाएं थी, वयस्क मताधिकार वगैरह कितनी बातें हुई थी कि बाद में, तो 21 वर्ष की महिला, सभी महिलाओं को कैसे अधिकार दे दिया गया? सोचो। और इस वक्त पे तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही, जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ इंसानों को ही, जो नागरिक थे उनको ही, कुछ लोगों को जब वोट देने का अधिकार था, तो सभी महिलाओं की तो बात ही नहीं उठती है। ठीक है, तो इस वजह से तुम इसे गलत करो, इसे गलत करोगे तो ये वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा। अब तुम्हारे पास फिर से वही 2 ऑप्शन। देखो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। क्या इसमें किसी टाइप का गलत लग रहा है तुम्हें कि 1935, जब यहाँ 1919 में महिलाओं के मताधिकार की बात कर रहा है, तो 1935 में तो होगा ना। और लक्ष्मीकांत का पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, याद करो, पहला ही चैप्टर, और बहुत मुश्किल कम से कम 5वां या 6ठा पेज पे होगा ये सब। ठीक है, तो ये पढ़े हुए आंसर्स क्वेश्चंस को जो है हमें गलत नहीं करना है। देन आ जाओ 43rd क्वेश्चन, 43वें। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में, अरे ये ऑप्शन ही हटा दो तुम। 8 अगस्त 1942 को या 1942 में सबसे बड़ी घटना क्या थी? किस चीज़ का प्रस्ताव था? भारत छोड़ो आंदोलन का ना, 1942 में। फिर देखो और भी पढ़ लो, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार, अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने किया गया, कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग दिया गया। इन सब में सबसे
जो पढ़ा हुआ और जो सबसे आपके तुरंत दिमाग में आने वाली चीज़ क्या है? 1942 के केस में एक ही तो है ना? तो आगे बढ़ो, उस टिक मारो, आगे बढ़ो, ज़्यादा सोचना नहीं है उन सब के बारे में। फिर आ जाओ 44 क्वेश्चन। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति का सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन? अब ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा है? अगर ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है? महात्मा गांधी के बारे में हम लोग इतना सब कुछ पढ़ते हैं, उनकी जो किताबें होती हैं वो पढ़ते हैं, उनके उन्होंने जो क्या काम किए थे वो पढ़ते हैं, और ये चीज़ हम पढ़े हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम है जो हम पढ़ करके जाते हैं, और वही हम गलत करेंगे या फिर वही नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा फिर, है ना? इस वजह से आंसर मारो, आगे बढ़ो। देखो कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस नहीं लगेगा, वहाँ प्योर नॉलेज लगेगी, है ना? और तुक्का हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है? फिर देखो 45 क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार के जैसे आरोही क्रम? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। देखो छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है? देखो सबसे छोटा कौन सा होगा? परगना। मध्यकाल की बात कर रहा है। और सूबा सबसे बड़ा था, सूबेदार था, सरकार था, और परगना था। तो सूबा सूबेदार मतलब सूबा बड़ा हिस्सा हुआ करता था, है ना? यहाँ देखो इसने इसने जो है अवरोही क्रम में दे रखा है, सूबा, सरकार, परगना। परगना सबसे छोटा हिस्सा होता था, इतना याद रखना है, इतना याद कर लो। परगना सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा, और आरोही क्रम की बात कर रहा है तो ना सी होगा ना बी होगा। अब ए या डी में देखो, सूबा हमने पता है कि बड़ा था सबसे, सूबा बड़ा जो है हिस्सा था, बड़ा आकार था, इस वजह से आगे 46 आगे मारो और आगे बढ़ो। देखो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुमने थोड़ा सा पढ़ा है उसमें तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और मध्यकालीन हिस्ट्री में तुमने यही पढ़ा ही होगा, अगर कहीं से भी पढ़ा हो, कि वो लोग पढ़ाएंगे कि तुमको सरकार, इस सरकार को ये बोलते थे, इस शासन पद्धति में ये 3 तरीके की चीज़ें आई हैं। वो विजयनगर साम्राज्य में अलग तरीके से शासन पद्धति चलती थी, उसके अंदर अलग चलता था वो। और विजयनगर वाले में भी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे, है ना? आ जाओ 46 क्वेश्चन। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? सॉरी, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे या थी, जो बाद में बेथुन स्कूल फीमेल? देखो महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा और महिला से संबंधित सबसे ज़्यादा जो हम लोग स्टार्टिंग वाले में पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस तरीके के नाम पढ़ते हैं ना भाई। तो एनी बेसेंट, देवेंद्र ठाकुर और सरोजिनी नायडू, ये तो कितने लेट वाले सीन है, कितने लेट वाले सीन है। बेथुन फीमेल स्कूल और हिंदू फीमेल स्कूल और महिला, इन तीनों को मिलाओ तो एक ही आदमी का चेहरा आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कैसे इसको तुम कैसे हटा सकते हो? इसको कैसे नहीं सोचोगे भाई? और अगर नहीं सोच रह पा रहे हो तो फिर सच में सोचने वाली बात है कि क्या तुम सच में यूपीएससी कर रहे हो या नहीं भी, या फिर सिर्फ मजाक मजाक चले जा रहा है ना? तो हिंदू बेथुन फीमेल स्कूल और ये सब, हालांकि बेथुन एनी बेसेंट वगैरह का नाम चलता है कुछ केसेस में, या फिर कोई अदर जो होंगी वो हो सकता है, लेकिन बेथुन फीमेल स्कूल, हिंदू फीमेल स्कूल और सेक्रेटरी तो यही थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आज 47 क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत के संत शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये जानते हो? ये लेट वाले जो नाम है ना, जिनके नाम पर जो है लड़ाई, वो क्या बोलते हैं, केस वगैरह, वो फौजदारी वगैरह, वो सारी चीज़ें हुए थे। देखो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? बहुत पहले 1905 के आसपास होने शुरू हुए थे ना ये सब। 1946 के अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, ये भी कहाँ हुआ था? संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्यों में ये कहाँ थे? पॉलिटी पढ़े हो ना? और सबसे ज़्यादा नाम इन आज़ाद हिंद फौज आर्मी में पढ़ोगे। ये सब जब हम लोग आज़ाद होने वाले होते हैं
उस वक्त पे जो लेट उस वक्त पे इन सब के नाम पढ़ने में आते हैं। देखो कितने इजी क्वेश्चन है ये सब। हिस्ट्री में कह रहा हूँ कि बहुत टफ क्वेश्चन एंशियंट से पूछता है, और करने लायक क्वेश्चन में जो मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से पूछता है। तो हम करने वाले क्वेश्चन पे देखो ना, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये सब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे, है ना। तो पढ़ो, पढ़ो, पढ़ने से होगा। अब देखो यहाँ पर भी नॉलेज लगाना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। क्या सच में? आरकोट तो कर्नाटक से था ना भाई, तो हैदराबाद से कैसे हो जाएगा? हैदराबाद से कौन आया था? निजामुल मुल्क आसफ जाह का उदय हुआ था ना। आरकोट तो कर्नाटक से था, तो पहला तो तुम गलत कर दो। और देखो पहला वैसे ही है। यहाँ वाले सिस्टम में हम देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। सही बात है। क्यों सही बात है? आप लोगों ने विजयनगर साम्राज्य कैसे खत्म होता पता है ना? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा युद्ध कौन सा वंश जीता? वाडियार वंश। वाडियार वंश, और वही वाडियार वंश ने तो मैसूर का स्थापना की। तो दूसरा तो किसी भी हाल में सही है, दूसरा तो किसी भी हाल में सही है ना। अब आ जाओ, तो मतलब दूसरा जाने ही, इसको हटा दो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दूसरा तो सही है, तीसरा देखो। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। सिंपल सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं। अगर तुमको हिस्ट्री थोड़ी सी पता है, हिस्ट्री तुमने पढ़ा है, इस टाइप वाला थोड़ा जो है इस टाइम में जो था, देखो अहमद शाह दुर्रानी, ये लगभग ना ऐसा इंडिया का मैप समझो अगर तुम, इसका जो है अहमद शाह दुर्रानी, इनका तुमने नाम सुना होगा कि लूटपाट के लिए जाने जाते हैं। क्या यहाँ पर राज्य क्षेत्र स्थापित करेगा? और ये था लगभग पंजाब वाला जो एरिया था ना, सतलुज नदी वहीं तक था, ये इस वाले एरिया में नहीं आया। और रुहेलखंड लगभग उत्तर पश्चिमी जो यूपी वाला जो पार्ट पड़ता है वहां तक था। तो जब ये इतना दूर है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया, तो यहाँ पर इसका राज्य क्षेत्र में गठन कैसे होगा? ये सोचना है यहाँ पर, ये वाली थिंकिंग लगाने की। अहमद शाह दुरानी पंजाब क्षेत्र तक था, सतलुज नदी तक था, तो रुहेलखंड वाले हिस्से तक कैसे पहुंच जाएगा? गला सूख रहा है मेरा, आवाज़ इस वजह से आप लोगों को शायद थोड़ी बदली हुई लगे, है ना। तो रुहेलखंड तक कैसे पहुंचेगा? तो तीसरा ऐसे गलत मारो। और नहीं तो मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई है कि जहाँ पर गलत होने के चांसेस, देखो यहाँ पर गलत होने के चांसेस इसके हैं, है ना। इस वजह से आंसर बताओ, बी मारो, आगे बढ़ो। अब देखो 49 क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है? अब सही आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता। देखो जब भी हम नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं तो हम सीधा ही पढ़ते हैं कि अजंता गुफाएं जो है वगोरा नदी की तट पर है। नहीं पढ़ा होगा तो बताओ भाई, सच्ची कसम है तुम लोग को। अगर तुम लोगों ने जो है ये पढ़ी है, क्या नाम है, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति पढ़ी है, कहीं पर भी पढ़ोगे अजंता गुफा वगोरा नदी पर ही है। और वगोरा नदी के शायद पश्चिमी जो तट है या फिर पश्चिमी जो हिस्सा है वहाँ के आसपास पढ़ा होगा भाई। नहीं आता है तो फिर क्या पढ़ रहे हो? इन सब क्वेश्चन में तो हर जगह का और कॉमन सेंस थोड़ी काम आएगा, है ना। पढ़ो। हमारे घर वाले इस वजह से पैसा नहीं भेज रहे हैं कि हम लोग यहाँ करके एक वगोरा जो अजंता गुफा कहाँ है वो नहीं पता कर सके, है ना। अगर उतना पढ़ रहे हैं हम लोग तो हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए हमसे। देन आ जाओ 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। अब मुझे एक बात बताओ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है जी? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड।
फंड मतलब बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें, बच्चों से रिलेटेड जो आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स वगैरह भी आते हैं, यूनिसेफ लीवर ऐसे टाइप से, जो बच्चों के जो साबुन कौन सा आता था बचपन में, आप लोग बताइएगा, है ना, जैसे टीवी पे भी ऐड आता है कि बच्चों को ये वाली जो चीज़ें इससे ये सारी चीज़ें करो, उससे था। और मातृभाषा, ये देखो पढ़ी लिखी चीज़ नहीं लग रही। मातृभाषा दिवस ये करता है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एजुकेशनल तो है ना मातृभाषा दिवस, इस वजह से ये गलत होगा। तुमने देखा होगा कि लोग बोलेंगे कि जो है कमीशन आए और ये सब आए उसे हटाना है, लेकिन क्यों हटाना है हम सीधा उस पर नहीं कूदेंगे, हमें कैसे हटाना है वो देखना है ना। कि भाई यूनिसेफ मातृभाषा दिवस को तो घोषित नहीं करेगा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई से मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे पास एक जो संस्था मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका नाम है क्या, यूनेस्को। इस वजह से तुम क्या कर सकते हो, इसे गलत। सेकंड देखो, पाकिस्तान की संविधान सभा यह मांग रखी है राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। अब आधे से ज़्यादा भाई लोग क्या सोच रहे हो पता है, और ये पाकिस्तान 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 की ये पाकिस्तान का वो, पाकिस्तान कैसे पूछ लिया इस क्वेश्चन में, फलाना ढिमकाना। लेकिन भाषा भाषा मातृभाषा और लैंग्वेज की बात करें तो पूछा, अरे भाई क्या हमारा जब हम आज़ाद हुए थे तब हम पाकिस्तान एक ही था क्या? क्या तब पाकिस्तान एक ही था? दो पाकिस्तान टूटे थे ना, दो पाकिस्तान हुए थे ना, एक था पूर्वी पाकिस्तान एक था पश्चिमी पाकिस्तान। ये वाला जो तुम्हारा भाग है, ये वाला सॉरी ये वाला जिसे आज तुम बांग्लादेश बोलते हो, तो उस टाइम पे तो बांग्ला बहुभाषी लोग होंगे ना। कहाँ दिमाग चला रहे हो भाई, कहाँ, मतलब सोचो। और यहाँ संविधान सभा की बात की गई है, एकदम से तो संविधान हुआ होगा नहीं वहाँ पर भी। और पाकिस्तान जो हमारा 1975 के आसपास में बांग्लादेश बना है, तो उससे पहले तो ये लोग तो साथ में थे। और संविधान सभा की बात कर रहा है, और बांग्ला को भी तो बनाएगा ही। वो सोचना है, वहाँ जाना है, और इसी सोच के लिए तुम्हारा भाई आया है यहाँ पर। तुम्हारी सोच बदलनी है, देश बदलना है ना। सोच बदलेगी, हम लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जो भी बनेंगे, सोच बदलेगी, देश उस तरीके से बदलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम बी पे जाएंगे। देखो कॉमन सेंस डेवलप करते रहेंगे हम लोग साथ साथ में, है ना। आज का जो हमारा टारगेट था 50 क्वेश्चन का, हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और मुझे पता है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते हो नहीं, बीच में स्किप करोगे, इस वजह से मेरी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का और ख़ुद को थकाने का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। वीडियो बन रही है सिर्फ इस वजह से ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। और जो चीज़ जहाँ पर हम लोग हिंदी मीडियम वाले लोग लैग कर रहे हैं, हम लोग वो भी चीज़ करें। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख करके यहाँ तक मेरा भाषण सुन रहे हैं, तो भाई प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। एंड अगले साल 2026 तक साथ में हम लोग मेंस लिखते हैं, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आगे भी प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, है ना। आपके काम की चीज़ आई होप पढ़ा रहा हूँ। क्या पता आप लोग भी तुक्के वाले हों तो शायद तुक्के वाले ना करें, लेकिन जिन इंसान को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि भाई तुक्के से तो पेपर पास नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि तुक्के वालों के मिलियंस में व्यू जाते हैं ना, कॉमन सेंस वालों के, कछुए वालों को कहाँ जाएंगे। लेकिन कछुआ ही अंत में रेस जीतता है, तो हमें कछुआ बनना है ना। कछुआ बन करके हमें रेस जीतनी है और आगे बढ़ना है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आई हो आप लोग 50 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।